बच्चों, हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन जो आपका नीट स्पेशल सीरीज चल रहा है, इस सीरीज के अंतर्गत आज का प्यारा सा क्वेश्चन आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर में पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत मस्त है। एक्सप्लेन व्हाई, व्याख्या करें क्यों the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of the cyclohexyl chloride। कहता है क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्लोरोहेक्साइल के डाइपोल मोमेंट से कम होता है। क्यों आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बच्चों, इसके सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इन दोनों का स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसी से हमें समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। तो क्लोरोबेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हमने बना डाला। दिस इज क्लोरोबेंजीन, और इसके बाजू में हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लेते हैं। ये साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है ये। अब यहां देखना है कि डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है जो हमारा चार्ज डेवलप होता है एटम के ऊपर में, उससे तय होगा। तो मान लिया ए और बी दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, एक में यहाँ पे डेवलप चार्ज है डेल्टा प्लस और एक में प्लस डेल्टा माइनस, बहुत थोड़ा सा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस, ऐसे भी दिखा सकते हो। एक में डेल्टा प्लस आया, दूसरे में डेल्टा माइनस है। तो अब ये चार्ज अगर कम डेवलप हुआ है तो डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर परिमाण अगर ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी इसका ज्यादा होगा। तो हमें यहाँ चार्ज बताना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा और किसमें कम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पे जो कार्बन है बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन है ये कार्बन sp2 हाइब्रिड का है। sp2 हाइब्रिड कार्बन, इसको CsP2 कहते हैं। यानी sp2 हाइब्रिड कार्बन का मतलब होता है इस कार्बन का जो s कैरेक्टर है, इसमें जो s कैरेक्टर है इसी में आप लिख दो s कैरेक्टर, इसका हो जाएगा 33.3% पहला। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसके पास जो यहाँ पे कार्बन होगा ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है और इसमें s कैरेक्टर इसका जो होगा वो 25% होगा। तो जाहिर है s कैरेक्टर यहाँ ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा का मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी यहाँ पे जो कार्बन है इस यहाँ पर के कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का मतलब हेलोजन है, हेलोजन तो पूरा ही ग्रुप का एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है भी। लेकिन इसमें कार्बन, इस कार्बन यहाँ पे जिससे हेलोजन या कार्बन यहाँ क्लोरीन यहाँ बॉन्डेड है, ये कार्बन ऑलरेडी 33.3% s कैरेक्टर वाला है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आपने शेयर इलेक्ट्रॉन को, इसका भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, आप उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा। इसके ऊपर में चार्ज डेवलप तो होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों के बीच ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे जो कार्बन जिसके साथ ये बॉन्ड बना के रखा है उनका s कैरेक्टर यहाँ के s कैरेक्टर से कम है, 25% है। तो अगर s कैरेक्टर कम है तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जिसकी वजह कर ये क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज होगा, मान लो डेल्टा, इसको 2 कर देते हैं और इसको डेल्टा 1 कर देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ हम देख रहे हैं कि डेल्टा 1 का जो वैल्यू होगा वो लेस होगा किससे, डेल्टा 2 से, क्योंकि यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा क्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो शो करेगा तो ज्यादा खींच पाएगा। और इसका s कैरेक्टर कम है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी तरफ चला जाएगा। जब ज्यादा उसकी तरफ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, और ज्यादा डेवलप का मतलब होता है कि ये जिसमें चार्ज कम है वो कम पोलर होगा, जिसमें चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा पोलर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन is less polar than
that of cyclohexyl chloride। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अल्काइल हैलाइड्स दाउ पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। कहता है अल्काइल हैलाइड जो होता है वो पोलर होता है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में एक तरफ कार्बन होता है, एक तरफ हमारा हेलोजन होता है, और हेलोजन चूंकि हमारा पोलर या यूं कहा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ज्यादा होता है। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, पूरे 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, उसको स्टैंडर्ड हम लोग 4 लेते हैं। और सबसे कम कहा जाता है फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल ग्रुप है यानी अल्कलाइन मेटल का, वो सीजियम का होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारा हेलोजन ग्रुप में एलिमेंट आएगा, एटम आएगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड में एक तरफ कार्बन एक तरफ हेलोजन होता है, इस तरह का ये बात आती है सामने में। एक तरफ कार्बन होता है, एक तरफ हेलोजन होता है, तो हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पोलर तो होगा, इसमें चार्ज डेवलप होगा। कहता है ये पोलर होने के बावजूद भी वाटर में इमिसिबल है, वाटर में बढ़िया से घुलता नहीं है, वाटर में मतलब कि मिक्स नहीं होता है, वो बढ़िया से उसको मिक्सअप नहीं कर पाता है। जिस तरह से कोई ऑयल वगैरह हम लोग जब तेल या वगैरह डाल देते हैं, सरसों का तेल वगैरह पानी में, तो तैरने लगता है, वो कहने का मतलब है कि वो उसके साथ बढ़िया से मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो कह रहा है कि इमिसिबल है। तो कहा जाता है कि कोई भी लिक्विड किसी लिक्विड में इसीलिए इमिसिबल होता है कि वो उनके मॉलिक्यूल के साथ वो बढ़िया से सेट नहीं कर पाता है। यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल है, तो वाटर का हर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, हर एक मॉलिक्यूल वाटर का वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा होता है। ये हर एक मॉलिक्यूल वाटर का किससे बंधा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा होता है। इसी तरह से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसी तरह से अब ये मान लो इन दोनों के बीच, ये दोनों मॉलिक्यूल, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से वाटर का जो मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल हर दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके रहता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन अल्काइल हैलाइड भी पोलर होने की वजह से ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के आपस का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अल्काइल मॉलिक्यूल के साथ, यानी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ वाटर का मॉलिक्यूल उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाता। या यूं कहो कि कोई भी मॉलिक्यूल इन दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर आके घुस जाता है तो मिस हो जाएगा, उसमें छिप जाएगा, उससे में सॉल्युबल माना जाएगा, मिसिबल माना जाएगा। तो ये तभी ना घुसेगा जब इनके बॉन्ड को तोड़ के वो बीच में आके घुस जाए, अपना बॉन्ड बना ले। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का, ये तोड़ नहीं पाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, बस ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल भाषा में लिख देना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन that of अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, या वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो कह रहा है कि इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड से वो कमजोर है, वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए अल्काइल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फंस नहीं पाता है। Therefore अल्काइल हैलाइड does not form proper hydrogen bond with water molecule। आप लिख लो इसको बच्चों, मॉलिक्यूल। hence अल्काइल हैलाइड is immiscible with water, immiscible with water। आई होप इसका भी आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट,
कहता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ इसमें मेटल भी इसके साथ रहता है इस कंपाउंड में, इसलिए इसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक। कह रहा है ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जब इसको प्रिपेयर करते हैं, जब इसको बनाते हैं, तो उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। एनहाइड्रस का मानी होता है निर्जलीय, यानी उसके अंदर जल का बूंद नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी नमी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बन गया ना, वो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये आपको कुछ और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा, यानी HOH लिखते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, यानी जरा सा भी वाटर मॉलिक्यूल अगर है, यानी मॉइस्चर भी है, अगर नमी भी है, थोड़ा सा बूंद शकल का भी है, तो ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, और करने के बाद वो क्या हो जाएगा, तो ये RX हो जाएगा, यानी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा MgOHX, एक कंपाउंड इस तरह से बना देगा। तो ये कंपाउंड इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है हमारा, और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्म में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। तो यहाँ लिख दो therefore RMgX converts into अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल हैलाइड in presence of water, hence Grignard reagent is prepared in anhydrous condition. Write the structure of the major organic products in each of the following reactions. ये reactions दिया हुआ बच्चों, इसमें reactions किसके साथ करना है वो भी दिया हुआ है, कंडीशंस भी इसमें मेंशन किया हुआ है। अब कह रहा है कि आप इनके मेजर प्रोडक्ट को बनाओ। स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, यानी मेजर जो प्रोडक्ट है उसको लिखना है, जिसको हम लोग प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट कहते हैं वो, और उसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट भी होता है, तो बाई प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है हम लोग को, यहाँ मेजर प्रोडक्ट की बात करना है। जो डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो अब डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने इसको क्या करा, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 Cl NaI एसीटोन, और यहाँ हीट कर रहे हैं हम लोग। देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, है ना। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का मतलब होता है, ये जो हमारा हेलो अल्केन है, इसमें क्लोरीन है, इस क्लोरीन को रिप्लेस करके ये आयोडीन आ जाता है। क्योंकि आयोडीन नॉर्मली साइज में बड़ा होता है, तो किसी के साथ वो बॉन्ड बनाने के लिए इनकन्वीनियंट होता है। तो जब हम लोगों को हेलो अल्केन में आयोडीन वाला कंपाउंड चाहिए होता है, तो उस समय हम लोग नॉर्मल जो हेलो अल्केन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन में आराम से हमारा बन जाता है, तो उसको बाद में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, इसको रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों CH3 CH2 फिर CH2, और यहाँ पे क्लोरीन की जगह ये आयोडीन आ जाएगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। और बाई प्रोडक्ट की बात करोगे तो यहाँ से सोडियम रिलीज हो रहा है अलग, और यहाँ से क्लोरीन, तो आप इसको दिखा सकते हो बाई प्रोडक्ट हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट मांगा है, तो हमें ये चाहिए। उसके बाद कहता है नेक्स्ट रिएक्शन है CH3 एंड KOH, इथेनॉल और हीट। देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो है KOH, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो कंडीशन में लेते हैं। एक लेते हैं हम लोग अल्कोहलिक, और दूसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग इसी कैटेगरी के कंपाउंड को हम लोग अल्कोहलिक या एक्वस लेते हैं, AQ।
एक्वस, दो कंडीशन होता है। अगर ये अल्कोहलिक है तो इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बता चुका हूं मैं, इससे पहले मेरे वीडियोस को हमने देखा है तो मैंने उसको बता चुका है। और इस तरह का अगर है तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे वो करता क्या है कि ये जो हमारा हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम इज रिप्लेस हो जाता है, इज रिप्लेस्ड बाई OH। इनके जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं हम लोग, OH, उससे वो रिप्लेस हो जाता है, यानी X वहां हट जाता है, वहां OH आ जाता है। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ KOH का मतलब है ये अल्कोहलिक है, एथेनॉल क्या अल्कोहल है, तो अल्कोहलिक है। अब हम लोग उस रिएक्शंस को देखते हैं किस तरह का रिएक्शन बनाता है वो, अल्कोहलिक है। तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा करके यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बनाएगा। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से बनता है, तो पहले इसको हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे CH3 है बच्चों, CH3 है, ये होल 3 है, इसका मतलब है अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस कार्बन के साथ हमारा 3 CH3 है, ये 3 CH3 है। उसके बाद इसी के साथ एक ब्रोमीन भी है, ये ब्रोमीन है। और यहाँ पे हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, KOH के साथ, और ये कौन सा है, तो अल्कोहलिक है। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से लगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन करते हैं और उसके बाजू वाला कार्बन को बीटा कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है तो 3 कार्बन और भी है सिमिलर टाइप का, तो 3 इसके पास बीटा कार्बन है और तीनों सिमिलर है, CH3 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 है। तो अल्फा कार्बन से यहाँ पे हेलोजन या ब्रोमीन जाएगा और किसी भी एक बीटा कार्बन से आप वहां से हाइड्रोजन ले लो। तो किसी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेंगे, मान लो यहीं से ले लिया हमने हाइड्रोजन, तो इस कार्बन से ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारा माइनस कर देते हैं। ये अगर माइनस हो जाएगा, अब जो हमारा रेस्ट कंपाउंड है यहाँ पे क्या रह गया, CH3, उसके बाद यहाँ पे C, ब्रोमीन यहाँ हट गया, इधर CH3, और उसके बाद इस कार्बन से भी एक बॉन्ड रिलीज कर गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो एक कार्बन यहाँ, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ डेफिसिट कर रहा है, ये कम हो गया, और इसका भी यहाँ हट गया तो इसका भी कम हो गया। ये दोनों कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि एक हाइड्रोजन गया है तो 2 इनके पास है, इस तरह का ये मेजर कंपाउंड बन गया आपका। तो होप कि 2 नंबर भी आप समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर में, तीसरे नंबर वाले में चलते हैं। आप इन सबको लिख लो, मैं जगह बनाने के लिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से आउट करता हूँ। अब आते हैं बच्चों तीसरे में। तीसरे में क्या रहा है, NaOH यानी वाटर यानी एक्वस वाला आ गया। एक्वस वाले में क्या होगा, जहां पे हेलोजन होगा वहां से हेलोजन हट जाएगा, वहां OH आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो अगर आप चाहो तो इसको स्ट्रक्चर में दिखा सकते हो। स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर दिखाने बनाने के लिए मैंने कहा था कि ओपन कार्बन पहले तलाश करो, ओपन कार्बन, ओपन कार्बन, ये ओपन कार्बन, कितना हमारे पास ओपन कार्बन 4 है, तो 4 ओपन कार्बन हम इस तरह से बना लेंगे। और उसके बाद कहीं पर भी ट्रिपल या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन में CH और एक ब्रोमीन है, तो दूसरे कार्बन में बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन है और इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद और कहीं कुछ नहीं है। अब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, इसको बोलते हैं एक्वस है। यहाँ पे बच्चों हमने हाइड्रोजन को नहीं शो कराया, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। हम लोग कहते हैं कि कार्बन का अगर टेट्रा वैलेंसी इनसफिशिएंट है तो हाइड्रोजन उसको पूरा करता है। जैसे इस कार्बन का एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड का मतलब है कि एक ही यहाँ पे शो कर रहा है, आपको टेट्रा वैलेंस 4 बॉन्ड चाहिए, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ है, इस कार्बन के साथ 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो 3 हाइड्रोजन। ये अंडरस्टूड है, चाहो तो हाइड्रोजन दिखा दो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा OH है वो इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। अब ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा तो अब हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनेगा बच्चों, तो ये C 4C कर दिया। अब यहाँ पे हमने ब्रोमीन को हटा के OH कर दिया, हमारा कंपाउंड कंप्लीट हो गया। ये मेजर कंपाउंड हमने बना लिया। अब हम लोग आते हैं बच्चों चौथे में, इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। चलो तीसरे में चलते हैं हम लोग। कह रहे CH3 CH2 Br प्लस KCl
या एक्वा इथेनॉल, दोनों ही कंडीशन में, चाहे तो वाटर या फिर इथेनॉल के साथ इसको मिला करके इसकी मौजूदगी में इनका हम लोग रिएक्शन करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा हेलो अल्केन है और ये पोटेशियम साइनाइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ बिल्कुल वही केस आता है, यहाँ पे हेलोजन जो जिस कार्बन से अटैच है वो हेलोजन हट जाएगा, वहां पे साइनाइड जो हमारा ये है अटैकिंग रिएजेंट है, ये अटैकिंग रिएजेंट इसको ब्रोमीन को यहाँ रिप्लेस करके वहां पे आ जाएगा। तो वेरी सिंपल कंपाउंड, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, मैं यहीं पे शो कर देता हूँ CH3CH2 और उसके बाद ब्रोमीन की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा, CN आ गया। तो ये कंपाउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आता है C6H5ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड और यहाँ पे हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन हो रहा है। देखो अल्कोक्साइड अगर हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन होता है तो इसको हम लोग विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। तो इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इसका नाम विलियमसन सिंथेसिस। ये विलियमसन सिंथेसिस इसका रिएक्शन है, सिंथेसिस। जनरली हम लोग इससे ईथर बनाने का काम करते हैं, इसका मतलब यहाँ हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ईथर बनेगा। तो ये ईथर हम बनाते हैं। किस तरह से ईथर बनेगा, देखो यहाँ पे ये C6H5ONA और यहाँ पे C2H5Cl, ये सोडियम जो है क्लोरीन के साथ आउट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो मेजर कंपाउंड है वो C6H5, उसके बाद यहाँ पे O है और उसके बाद ये इधर की तरफ C2H5 है। इसको हम लोग H5 इसको बोलते हैं हम लोग इथॉक्सी बेंजीन, इधर की तरफ इथॉक्सी हो जाएगा और ये बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। तो ये हमारा एक ईथर बन गया, ये भी हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग आते हैं बच्चों 6 में, इसको यहां से मैं आउट कर दूं पहले। चलिए क्या है, CH3CH2CH2OH अल्कोहल है और ये थायोनील क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। कहा जाता है जब अल्कोहलिक ग्रुप को हटा करके वहां हेलोजन ग्रुप लाना है तो हम लोग थायोनील क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस जगह में हमारा क्लोरीन आके बैठ जाएगा और ये OH हट जाएगा। तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, उसके बाद आता है CH2 और फिर CH2 और यहाँ OH हट करके यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। हो गया हमारा मेजर कंपाउंड, हमको मेजर कंपाउंड दिखाना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2HBr और यहाँ लिखा हुआ है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड है बच्चों, ये मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में लाने के लिए हम लोग HX का इस्तेमाल करते हैं, HX हाइड्रोजन हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड में ये हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ हेलोजन चला जाता है। अब यहाँ पे दो तरीका, एक तरीका ये है कि अगर हम मार्कोव निकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिस कार्बन में पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये जाएगा किधर की तरफ, मोर हाइड्रोजन वाले की तरफ, और ये जाएगा लेस की तरफ, लेस की तरफ, लेस हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, जिधर लेस हाइड्रोजन है। अगर ये मार्कोव निकोव रूल का इस्तेमाल किया और अगर डबल बॉन्डेड को अगर हमें हटा करके सिंगल बॉन्ड लाना और हाइड्रोजन हैलाइड का इस्तेमाल किया और यहाँ पे हमने पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया, पेरोक्साइड का, तो अब इस समय हाइड्रोजन किधर की तरफ जाएगा, तो हाइड्रोजन उधर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन लेस है, तो ये लेस हाइड्रोजन की तरफ जाएगा और ये जाएगा मोर हाइड्रोजन की तरफ। बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, इसको देखते हैं। चलो ये इस कंपाउंड को थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, बेहतर होगा, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। CH3, उसके बाद है ये CH2 और उसके बाद ये CH है, डबल बॉन्ड है और इधर की तरफ CH2 है, CH2 है। और हम लोग किससे रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ये HBr के साथ, HBr और पेरोक्साइड की मौजूदगी में, पेरोक्साइड की मौजूदगी में। तो हाइड्रोजन किधर जाएगा, पेरोक्साइड अगर रहता है तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के एक इधर एक इधर, ये दोनों टूट करके एक इधर आएगा एक इधर आएगा।
तो पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन जिधर की तरफ लेस है उधर की तरफ जाएगा यहाँ पे। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ आता है तो ब्रोमीन इस कार्बन से आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा CH3 CH2, एक हाइड्रोजन आ गया तो ये CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी CH2 है और उसके बाद ब्रोमीन इनके साथ अटैच हो गया, ये हमारा कंपाउंड मिल गया। एंड द लास्ट वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 होल 2 प्लस HBr। देखो यहाँ भी HBr का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ कंडीशन नहीं लिखा है। बच्चों अगर कंडीशन नहीं लिखता है ना तो हम लोग आंख बंद करके मार्कोव निकोव रूल यहाँ मान के चलते हैं कि ये मार्कोव निकोव रूल के तहत इसका रिएक्शन होगा। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं इसका, तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों CH3 है, चलो CH3 है, उसके बाद फिर ये CH है, डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड के बाद C है, और इस C के साथ दो CH3 लगा हुआ है, दो CH3, एक इधर है CH3 और एक इधर CH3 है। और रिएक्शन हम लोग किससे कर रहे हैं? HBr से कर रहे हैं, और हम मार्कोव निकोव रूल के अनुसार करने जा रहे हैं। अब क्या होगा देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन के आर पार, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दो कार्बन जिसके बीच डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद सिंगल बॉन्ड आएगा, इन दोनों कार्बन में से एक हाइड्रोजन आएगा, दूसरे में ब्रोमीन आएगा। मार्कोव निकोव रूल का मतलब है कि हाइड्रोजन उधर जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है तो उधर की तरफ जाएगा। तो इन दोनों कार्बन को अगर देखा जाए तो इनके पास तो इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 0 है, इनके पास हाइड्रोजन 1 है, यानी इसके हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो कंपाउंड हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH और यहाँ पे कर देंगे CH2। अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ भी CH3 आ गया, ब्रोमीन आकर के यहाँ अटैच हो गया। तो ये मेजर कंपाउंड हमारा यहाँ भी बन गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमारा राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन दिखाया गया इसका मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। मैकेनिज्म तकनीक क्या है रिएक्शन का, तो सिंबॉलिक में दिया है, यहाँ भी नहीं दिया हुआ है क्लियरली। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर जान लें और ये क्या क्या कहता है उसको जान लें। यहाँ NBUBr इसका मतलब है नॉर्मल, यहाँ ब्यूटेन है जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, जिसको हम लोग ब्रोमोब्यूटेन भी कहते हैं या नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन कहते हैं। तो पहले यहाँ इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन हो गया और इसके साथ बच्चों लगा हुआ है ब्रोमीन, बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को आप लगा सकते हो। और इसके साथ रिएक्शन किसका हो रहा है? पोटेशियम साइनाइड का। और उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? ETOH, यानी ये अल्कोहल है, इथेनॉल है, अल्कोहल है और ये वाटर है, एक्वा है। अगर ये कंडीशन आप रिएक्शन का दिखाते हो तो ये जो हमारा साइनाइड है यहाँ पे ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले तो हम इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे देते हैं। ये साइनाइड आ गया है CN, और अगर और दिखाना चाहते हो तो पोटेशियम ब्रोमीन के साथ चला जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, इसका हमको मैकेनिज्म बताना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो साइनाइड है, साइनाइड, ये साइनाइड क्या है पहले ये आपको जानना पड़ेगा। ये जो साइनाइड है ना, साइनाइड, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग रिएजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये एम्बिडेंट है। न्यूक्लियोफाइल तो है, ये एम्बिडेंट है। एम्बिडेंट का मतलब है वो जो अटैक करेगा पॉजिटिव साइड पे, ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं इसका शक्ल कैसा है। ये पोटेशियम जो है ये आपको हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इनफैक्ट। तो इस तरह से कोई बॉन्ड नहीं बनाता, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, नाइट्रोजन का चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, तो 3 उन्होंने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इनके पास अभी बचा हुआ है। और कार्बन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 होता है। तो 4 में से 3 इन्होंने इधर बॉन्ड बना रखा है और एक इनका अपना, तो 4, 3 इधर और एक 4। तो अगर ये शेयर इलेक्ट्रॉन को अगर गिन लें तो 3, एक बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, तो यह 3 अगर है तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक
तो इस कार्बन का वैसे भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा है। कितना? 3 2 जा 6 + 2 8। तो ये जो पोटासियम है ना, ये पोटासियम अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। अब दे देने के बाद इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 3 2 जा 6 + 2 8। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन वो दूसरे का लिया, इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज आता है। तो ये जो एम्बिडेंट है, एम्बिडेंट का मानी होता है एट ए टाइम ये दोनों से अटैक नहीं करेगा। एक बार अगर वो नाइट्रोजन से अटैक किया तो इससे नहीं करेगा, और अगर कार्बन से अटैक किया तो फिर नाइट्रोजन से अटैक नहीं करेगा। अब डिपेंड करता है कि वो अटैक किससे करेगा, किससे बेहतर अटैक करना पसंद करेगा। अगर मान लो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन साइड पे अगर हमला करेगा, जैसे ब्रोमीन यहाँ हट गया, ब्रोमीन तो इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा, जब इसके इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस, और प्लस चार्ज पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे CN अटैक करेगा इस कार्बन पर। जब इस कार्बन पर ये CN या साइनाइड आयन ये अटैक करेगा तो नाइट्रोजन से भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है। तो ये कार्बन से अटैक करना ज्यादा प्रीफरेबल है, क्योंकि कार्बन से जब अटैक करेगा यहाँ पे इस कार्बन साइड पे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है तो कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है वो कार्बन कार्बन के बीच। तो ये जो हमारा एम्बिडेंट अटैक न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करता है। दिस अटैक्स कार्बन पॉजिटिव साइट, इस साइट को वो अटैक करता है बाय कार्बन। ये जो कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज है उसके साथ वो अटैक करता है। क्यों करता है? तो यहाँ लिख देना, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसलिए ये कार्बन से ही अटैक करता है। आई होप कि इसका भी हमने मैकेनिज्म बता दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, SN2 रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। SN2 रिएक्शन जो है ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है, यानी अटैकिंग रिएजेंट और हेलोजन वाले कंपाउंड पे अटैक करता है। हेलोजन कंपाउंड उस वक्त ब्रेक करके वो भाग रहा होता है, उसी समय ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट जो है SN2 रिएक्शन में एक साथ उसी वक्त वो रिएक्शन अटैक भी करता है। यानी लिविंग ग्रुप हेलोजन ग्रुप जो कार्बन को लीव करता है उसी दौरान वो अटैक भी करता है। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। और SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप होता है। एक स्टेप में पहले कार्बोकेटायन बन जाता है, उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल को वहां पे अटैक करने का जगह जब बन जाता है तो सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है। तो 1 स्टेप रिएक्शन में होता क्या है, जब अटैकिंग रिएजेंट कार्बन को अटैक करने जा रहा है, जिस समय हेलोजन को हटा के वहां अटैक करने जाएगा, वहां उसके आजू बाजू में ब्रांचेस, यानी जिसको हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, बाधा नहीं होना चाहिए। अगर बाधा नहीं होगा तो बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे हमें स्टेरिक हिंड्रेंस पर ही विचार करना है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस में देखेंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा, तभी हम लोग बता पाएंगे किसका स्टेरिक हिंड्रेंस किसका क्या है, किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले इन कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो जब भी आईपीसी नेम दिया हो और आईपीसी नेम से हमें किसी स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले हम लोग वर्ड रूट की तरफ चलते हैं। वर्ड रूट को पहले आप ट्राई करके वर्ड रूट क्या है, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूएंट और उसके साथ जो भी मिला हुआ है उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब जो वर्ड रूट है हमारा ब्यूट एन है, तो ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन। ये 4 कार्बन पहले हम बना देंगे, एन है इसलिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद अब इस कार्बन को नंबरिंग करते हैं 2 ब्रोमो, यानी 2 नंबर कार्बन में यहाँ आपको ब्रोमीन है। 2 मिथाइल, इसी 2 नंबर कार्बन में आपको मिथाइल भी है। इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर चलते हैं। 1 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन का मतलब है आप कार्बन 5 बना डालो, तो ये कार्बन 5 पेंटेन है, एन है इसलिए कार्बन पर सिंगल बॉन्ड होगा। बाकी टेट्रा वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन आप समझ सकते हो। तो अब यह 1 ब्रोमो, एक कार्बन में जो हमारा यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी यहाँ भी पेंटेन है, यानी 5 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 5 कार्बन है ना, पेंटेन यहाँ भी 5 कार्बन है, और ये ब्रोमीन 2 नंबर कार्बन में है। चलो हमने स्ट्रक्चर बना डाला। अब यहाँ पे हमें हिंड्रेंस देखना पड़ेगा। हिंड्रेंस देखने के लिए अब बेहतर है कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन को आप दिखा दो तो ज्यादा हिंड्रेंस समझ में आएगा। जैसे यहाँ अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है,
और यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है। ब्रोमीन इससे मिला हुआ है 2 बॉन्ड इस कार्बन का, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पे 3। इससे हमको हिंड्रेंस समझ में आ जाएगा, बाधा समझ में आ जाएगा। देखो जब इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है SN2 रिएक्शन में, उसी समय ब्रोमीन को हट जाना चाहिए, यानी इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल बच्चों कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करने जा रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को हम इस कार्बन पर अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन यानी 1 स्टेप में जब इस ब्रोमीन वाले कार्बन पर ये अटैक करने जाएगा, देखोगे इसके पास देखो 2 कार्बन और है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन है और उसके बाजू वाला कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। इतने यहाँ पे बाधाएं इनके साथ है। इन बाधाओं को और ज्यादा क्लियरली समझना चाहते हो तो ये 3 हाइड्रोजन का शक्ल कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का हाइड्रोजन, सब 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी यही है, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन इधर है और 1 हाइड्रोजन और नीचे की तरफ दिखाते हैं हम लोग इस तरह से, और 3 हाइड्रोजन में यहाँ भी इसको 3 जगह बांट दो। तो इतना हिंड्रेंस इसके पास है, इस कार्बन तक पहुंचने के लिए बाधा ज्यादा लग रहा है। इस कार्बन तक पहुंचने के लिए, इस ब्रोमीन वाले कार्बन तक पहुंचने के लिए इस कार्बन के साथ जो बाजू वाला कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसका भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें हिंड्रेंस थोड़ा सा, बाधा थोड़ा सा कम है। और यहाँ अगर चलते हैं इस कार्बन में तो यहाँ 3 हाइड्रोजन वाला है, यहाँ 2 हाइड्रोजन वाला है, तो यहाँ भी हिंड्रेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंड्रेंस यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ हिंड्रेंस होगा और यहाँ पे सबसे कम हिंड्रेंस होगा। जहाँ बाधा कम होगा पहुंचने में, आसपास जो उसका ब्रांचेस है हाइड्रोजन के शक्ल में, वो ब्रांचेस जहाँ कम होगा वहाँ आसानी से हमारा न्यूक्लियोफाइल पहुंच जाएगा, SN2 रिएक्शन फास्ट होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा जो है ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हमारा ये आएगा और थर्ड में हमारा ये आएगा। तो अब इसको यहाँ अरेंज कर लेते हैं हम लोग। रिएक्टिविटी सबसे फास्ट किसका होगा? तो ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ नाम लिख देते हैं हम लोग 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये सबसे फास्ट होगा। उसके बाद सेकंड नंबर में हमारा आता है ये 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। उसके बाद लास्ट में ये आता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये उसका आपका अरेंज हो गया। आप इसको आराम से लिख लो बच्चों। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इन सब का स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे हमारा वर्ड रूट क्या बच्चों? ब्यूट और एन है, यानी 4 कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट एन है, और 1 नंबर कार्बन में आपको ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन कर दिया, और 3 नंबर कार्बन में मिथाइल है, यहाँ पे हमने मिथाइल लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ भी ब्यूटेन ही है, तो यहाँ भी 4 कार्बन है, ब्यूट है, एन है, सिंगल बॉन्ड 4 कार्बन। 2 नंबर कार्बन में ब्रोमो है, यहाँ पे हम ब्रोमो रख देते हैं, और 2 ही में मिथाइल भी है, यहाँ पे हमने कार्बन रख दिया, मिथाइल हो गया। और लास्ट में 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट एन है, ब्यूट है, 4 कार्बन है, एन है, सिंगल बॉन्ड है। 2 ब्रोमो 2 में हमारा ब्रोमीन है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन रखा, उसके बाद 3 मिथाइल और यहाँ पे हमारा CH3 है। चलो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो यहाँ हिंड्रेंस कहाँ है, देखो बच्चों ये हिंड्रेंस कहाँ है, तो हमको हिंड्रेंस से समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हिंड्रेंस यहाँ पे अगर देखा जाए, या अगर इसको हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में भी देख सकते हैं। प्राइमरी में जो कार्बन है ब्रोमीन जिससे जुड़ा हुआ, वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, ये भी तरीका है। दूसरा
जिस कार्बन से हेलोजन हमारा जुड़ा हुआ वो कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है, ये टर्शियरी है। और उसके बाद हेलोजन जिस कार्बन से एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है यानी ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह की बात है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी के फॉर्म में रहता है तो सिंपल तरीका है कि प्राइमरी में जो होता है हिंड्रेंस कम होता है, थोड़ा सा हिंड्रेंस सेकेंडरी में ज्यादा होगा और थर्ड में ज्यादा होता है, यानी इसमें हिंड्रेंस कम है। इसमें हिंड्रेंस कम का मतलब है तो पहला हमारा जो फास्ट रिएक्शन करेगा कौन करेगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन करेगा बच्चों। उसके बाद आता है हमारा दूसरा कंपाउंड 2 ब्रोमो, नेक्स्ट सेकेंडरी हमारा ये आता है, ये आएगा, ये क्या है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 3 मिथाइल ब्यूटेन। और लास्ट में थर्ड हमारा आता है ये टर्शियरी, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इन सब का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। ब्यूट 4 कार्बन 4 एन सिंगल बॉन्ड, एक नंबर में ब्रोमीन है, यहाँ पे 1 ब्रोमो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चलते हम लोग 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन एन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद आता है 1 ब्रोमो, एक में यहाँ ब्रोमीन है आपका, एक में ब्रोमीन है, 2 डाइमिथाइल यानी दूसरे नंबर में मिथाइल 2 है, डाइमिथाइल है, ये आ गया उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 4 कार्बन एन सिंगल बॉन्ड, 1 ब्रोमो, एक में ब्रोमीन है, उसके बाद 2 नंबर में मिथाइल है। और आखिर में बच्चों और भी एक कंपाउंड है, आखिर में है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट यानी 4 कार्बन होगा, ब्यूट एन है सिंगल बॉन्ड, 1 ब्रोमो, एक में ब्रोमीन मिल जाएगा आपको, और उसके बाद 3 मिथाइल यानी 3 नंबर कार्बन में मिथाइल होगा। ये आपका हमने स्ट्रक्चर डाल दिया, आप इस स्ट्रक्चर को समझो। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी का कोई मामला है, तो देखने से पता चलता है कि दिस इज प्राइमरी, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है। जिस कार्बन से हेलोजन है जुड़ा हुआ वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा, ये भी प्राइमरी है। जिस कार्बन से हेलोजन है ये एक कार्बन से, ये भी प्राइमरी है। जिस कार्बन से हेलोजन एक कार्बन से प्राइमरी, तीनों प्राइमरी है। तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं है। तो थोड़ा सा हम यहाँ हिंड्रेंस को देखेंगे। देखो इस कार्बन के साथ ये जो ब्रोमीन है, अगर हम इसके हिंड्रेंस की बात करेंगे तो इनके साथ कितने हाइड्रोजन होगा बच्चों, 4, और यहाँ आजू बाजू वाला हाइड्रोजन हम बना देते हैं। उसके बाद इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है ऑलरेडी, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और होगा, और उसके बाजू में जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो 2 कार्बन है इनका हाइड्रोजन होगा, इसको दिखा देते हैं हम लोग। जस्ट बाद वाले कार्बन में कितना हिंड्रेंस है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है, और इसके टेट्रावैलेंसी इधर है। उसके बाद इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होगा, इधर होगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होगा, और दूर वाले को छोड़ दें, जस्ट बाजू वाला कार्बन में देख लेते हैं, हिंड्रेंस समझ में आ जाएगा वहीं से। देखो बच्चों यहाँ पे पहली बात तो ये कि प्राइमरी तीनों है। इस कार्बन से जो ब्रोमीन जुड़ा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। कौन आएगा, ससुरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे। ये कलर कुछ ज्यादा विजिबल नहीं है,
उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे। जब न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करने के लिए आएगा तो यहाँ पे हिंड्रेंस कुछ कम लग रहा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, इसके बाजू वाले में 2 हाइड्रोजन है। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन में अटैक करने के लिए आएगा तो इसके कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और इसके बाजू वाले कार्बन में 3 3 6 है। यहाँ पे कुछ हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा है हम लोगों को। और जब यहाँ अटैक करेगा तो इस कार्बन के साथ 2 है और इस बाजू वाले कार्बन के साथ यहाँ 3 है और यहाँ 1 4 है, थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में कम है। और जब यहाँ अटैक करने के लिए आएगा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ और 2 बाजू में, बाजू वाले में, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो इन सब में हमारा जो हिंड्रेंस की बात है, इन सब में हिंड्रेंस की बात है, तो यहाँ पे ये और ये सिमिलर लग जाता है बच्चों, देख लेते हैं हम लोग क्या। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो 1 ब्रोमो 3। अच्छा उसके बाद में एक कार्बन और है जो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होगा, ठीक है, और यहाँ 1 हाइड्रोजन है। तो अब देखेंगे हिंड्रेंस सबसे कम यहाँ लग रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में ज्यादा फेस नहीं करना होगा, ब्रांचेस ज्यादा नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन लग रहा है। उसके बाद कम हिंड्रेंस हमको यहाँ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इनके पास 2 हाइड्रोजन यहाँ है, जैसे बाजू वाले कार्बन में 2 और यहाँ पे 3 और 3 यहाँ 6, जैसे बाजू वाले कार्बन में यहाँ पे 2 और ये 2 4, तो यहाँ पे जस बाजू वाले कार्बन में यहाँ पे 2 है और ये 2 4 है, यहाँ 4 का हिंड्रेंस इसके साथ 2 और बाजू वाले में 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 4 और 2 6, यहाँ पे 6 का हिंड्रेंस है और यहाँ इस कार्बन में 2 और ये 3 3 6 2 8 का हिंड्रेंस है, इस कार्बन में 2 और 2 4 का हिंड्रेंस है। 4 का हिंड्रेंस पहले हम लोग गिन लेते हैं, 4 का हिंड्रेंस है, 4 लेके हिंड्रेंस कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ 2 और 3 3 6 2 8, यहाँ 8 का हिंड्रेंस है, 8 हाइड्रोजन का, इस कार्बन में 2 और यहाँ 3 और इसके बाजू वाले में 1, 3 1 4 और 2 6, यहाँ 6 कार्बन का हिंड्रेंस है, और यहाँ पे 2 और ये 2 यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 4 का हिंड्रेंस है। तो 4 का हिंड्रेंस यहाँ भी है और 4 का हिंड्रेंस यहाँ भी है, लेकिन 4 के हिंड्रेंस के बाजू वाले कार्बन में फिर यहाँ पे 4 कार्बन का मामला आ जाए, 4 हाइड्रोजन का मामला आ जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसके जस्ट बाजू वाले में 2 ही हाइड्रोजन का मामला है। तो ये आपको 4 वाला है, लेकिन ये फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा, ये आप तुम्हारा सेकंड कैटेगरी में आएगा, उसके बाद ये थर्ड में आएगा और ये फोर्थ में आएगा। इस तरह से आपको लोकेट करने में, इंडिकेट करने में आसानी हो जाएगी। अब आराम से लिख दो। अब इसको अगर हम अरेंज करेंगे SN2 के हिसाब से, तो फर्स्ट पोजीशन में ये आता है, कौन आता है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो नाम लिख देते हैं हम लोग 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये फर्स्ट पोजीशन में है। सेकंड में आ जाएगा हमारा लास्ट वाला क्या, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद थर्ड पोजीशन में हमारा, थर्ड पोजीशन में ये आता है, यानी ये आ गया हमारा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। सेकेंड पोजीशन में ये था हमारा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ये 3 मिथाइल वाला आएगा यहाँ बच्चों, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। उसके बाद आता है आपको इसके बाद आएगा आपको तीसरा, ये आ गया आपको 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। और लास्ट में आपका ये आ जाएगा, ये है आपको 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये आपका अरेंज हो गया, लिख लो बच्चों।
ठीक है बच्चों, आज के क्लास हमारा यहीं तक होता है। फिर ये सीरीज हमारा बंद नहीं है, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें, आपको इस समय आपको फायदा देता रहूंगा। बहुत ही बेनिफिशियल है। आप क्लास 12 में तो पूछता ही पूछता है, और नीट के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का इस तरह का अरेंजमेंट आपको नीट में दिया हुआ रहता है। आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन में जो हमारा अरेंज किया, ऑर्डर किया, कौन सा ऑर्डर सही है। तो ये सब क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस होने से नीट का क्वेश्चन बड़ा आसानी से आप टैकल कर सकते हो।